हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि आपके एग्जाम में सीधा लड़ेगा। ये क्वेश्चन इतना क्वेश्चन करेंगे, इसमें आपका फिक्स से कम 3 से 4 क्वेश्चन का लड़ेगा ही लड़ेगा कन्फर्म, जो कि इतना इंपॉर्टेंट ही है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, और हाँ, देखने के बाद एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, और हाँ, आप कौन सा विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न का क्वेश्चन चाहते हैं लघु उत्तरीय का। हम लोग ऑब्जेक्टिव का रेडी कर रहे थे, लेकिन ये लॉन्ग का क्वेश्चन होगा 2 मार्क्स के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते बिना देर किए, क्योंकि आपको समय ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है इस समय। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि बाढ़ से होने वाली हानियों का वर्णन करें। देखिए, बाढ़ से होने वाली हानि निम्नलिखित है। सबसे पहले हानियाँ क्या है, कुछ हानि आपके सामने दिया गया है। बाढ़ के कारण उपजाऊ भूमि पर लंबे समय तक जल का जमाव हो जाता है। जब भी बाढ़ आएगा तो क्या हो जाएगा, जो उपजाऊ भूमि उस पर क्या हो जाएगा, लंबे समय तक जल का जमाव हो जाएगा, जिससे खेती नहीं हो पाएगी, वहाँ की जो फसल मर जाती है। बाढ़ के दौरान जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाती है। जब भी बाढ़ आता है तो जीव जंतुओं क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जो भी जीव जंतु होते हैं, हालांकि मानव की बहुत मृत्यु हो जाती है। उसके कारण, बाढ़ के कारण सड़कें टूट जाती है, रेल मार्ग टूट जाता है। ये सब बाढ़ के कारण होता है। बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां भी प्रकोप फैलाता है, जैसे मलेरिया, चेचक, हैजा, ये सब जो बीमारियां हैं। जब बाढ़ आता है, तो जब बाढ़ खत्म होता है जेम ही, तो बहुत सारे प्रकार वहाँ पर अनेक बीमारी फैल जाती है। तो बाढ़ के कारण हानिकारक बीमारियां का प्रकोप भी बढ़ता है, जैसे मलेरिया, हैजा, चेचक। चलो ये क्वेश्चन हमको अब दूसरा क्वेश्चन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुपर क्वेश्चन है। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन बहुत पूछा गया अभी। देखिए, औद्योगिकरण क्या है? तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव के द्वारा न होकर मशीनों द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है, जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता पड़ती है। औद्योगिकरण में नए मशीन का आविष्कार होता रहता है और नए तकनीक का भी विकास होता है। देखिए, औद्योगिकरण जो कि मशीनरी वाला जो काम होता है, औद्योगिक मतलब जो कंपनी की बात होता है। तो औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि वस्तुओं का उत्पादन क्या होता है, मानव के द्वारा ना होकर किसके द्वारा होता है, तो ये होता है किसके द्वारा, मशीनों। जैसे कपड़ा जो होता है पहले चरखा के द्वारा होता है, बुनाई होता था, लेकिन अब क्या मशीनों के द्वारा होता है। तो मशीन क्या है, औद्योगिकरण है। वहीं क्या है, औद्योगिकरण। तो औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं के उत्पादन मानव के द्वारा ना होकर के मशीनों के द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन बृहद पैमाने पर, मतलब बहुत बड़ा पैमाने पर होती है। इसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। जब जाहिर सी बात है कि जब बड़ा पैमाना पर उत्पादन होगा, उसको बड़ा बाजार की आवश्यकता होगी। औद्योगिकरण के लिए नए नए मशीन का आविष्कार होता है और नए तकनीक का भी विकास होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी में अंतर लिखें। देखो, खादर मिट्टी क्या होता है, तो वैसी मिट्टी जो नदी किनारे की मिट्टी होती है, जिस पर हमेशा बाढ़ आते रहता है, जहाँ की मिट्टी हमेशा अपने रूप परिवर्तित करती रहती है, उसे हम कहते हैं खादर मिट्टी। और बांगर मिट्टी क्या कहते हैं, जो पुरानी मिट्टी हम क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी कहते हैं। देखिए, जब भी आपका अंतर है, सबसे पहले ये करना, एक तरफ खादर, एक तरफ बांगर, कोई भी अंतर हो तो खादर में क्या लिखेंगे कि यह नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, खादर मिट्टी कहते हैं। और पुरानी जलोढ़ मिट्टी क्या कहते हैं, बांगर मिट्टी। देखो, जलोढ़ मिट्टी किससे कहते हैं, जल ओढ़। इसमें खंड जल ओढ़, तो जल प्लस ओढ़, जो जल ओढ़ लेते हैं उसे हम कहते हैं जलोढ़ मृदा। यानी कि बताइए कि जो नदी के बगल की मृदा होती है वो क्या होती है, जलोढ़ मृदा होती है, वो नई जलोढ़ होती है। जबकि जो कहीं दूसरे जगह की मृदा जो होती है, देखिए कोई दो का स्थान होता है, 2 प्रकार खेत होते हैं, एक नदी किनारे, एक नदी से बहुत दूर। तो नदी के किनारे जो खेत है हमेशा बाढ़ आते रहता है, हमेशा। थोड़ा सा बहेगा तो वहाँ की मट्टी क्या हो जाएगी, नई हो जाएगी। लेकिन जो दूर वाला मिट्टी, जो दूर वाला खेत है, वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर हमेशा बाढ़ नहीं आता, इसलिए वहाँ पर हमेशा जो मिट्टी है अपना परत नहीं पलटता है, तो उसको कहता है पुरानी जलोढ़ मृदा। तो देखो, नई जलोढ़ मृदा कहते हैं खादर मृदा, और पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं कैसी, बांगर मृदा। ओके, अगला, खादर मिट्टी का कण महीन होते हैं। कैसे होते हैं, महीन होते हैं, बहुत मुलायम। और बांगर मिट्टी के कण क्या होते हैं, मोटे होते हैं। क्या होते हैं, मोटे होते हैं। और यह नदी के, अभी बताएं कि यह नदी के संपर्वती क्षेत्रों में पाया जाता है, यह नदी से दूरवर्ती क्षेत्रों में, मतलब यह नदी के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, और यह नदी के दूर वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उससे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है, जैसे कि हमने पहले किया था, आज के समय हम लोग पैसा देते हैं। मान लें हमको 5 रुपये का लेना है, समोसा लेना है, तो 5 रुपये देंगे तो हमको क्या देगा, समोसा देगा। अभी भी गाँव में जाइएगा तो क्या होता है कि धान गेहूँ देते हैं तो आम देता है, चावल देते हैं तो कुछ और देता है, चीनी देता है उसके बदले। यानी कि
ये 5 रुपया मतलब क्या चाहिए, ये सामान दिया हमको, समोसा दिया, तो वहीं पहले क्या होता है, रुपया नहीं चलता था, पहले क्या था, वस्तु से आदान प्रदान। मतलब हमारे पास आम है या तुम्हारे पास क्या है, धान है, तुम धान के बदले तुम हमको धान दो, हम तुमको आम देंगे, तो यही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को कहते हैं जिसमें एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान होता है, उससे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मनरेगा क्या है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार देने की एक राष्ट्रीय योजना है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। देखो मनरेगा क्या है, तो ग्रामीण रोजगार है, गांव के लोगों का। यह एक राष्ट्रीय योजना है, इसमें आपको कम से कम साल में आपको 100 दिन का सरकार रोजगार देने की व्यवस्था किया है। और इसके लिए वो न्यूनतम दूरी भी रखा कि कितना मिलेगा, 230 मिलेगा या 240 मिलेगा। जो लोग गांव के होंगे जानते होंगे मनरेगा क्या होता है। मनरेगा में बहुत सारे बच्चे काम भी करने जाते हैं, बहुत लोग काम करने जाते हैं। तो हम उसके जो निर्धारित किए गए हैं कि आप 100 दिन काम करते हैं तो आपको इतना रुपये मिलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि वंशवाद से आप क्या समझते हैं। वंशवाद की परंपरा दशकों से बनी आ रही है, जिसमें किसी प्रतिनिधि का निधन या इस्तीफा के बाद जो सीट खाली रह जाती है उस सीट पर उसी के परिजन या रिश्तेदार को चुनाव के लिए टिकट दे दिया जाता है। इसे ही वंशवाद कहते हैं। इस प्रकार वंशवाद आज भी लोकतंत्र में बना हुआ है, जो लोकतंत्र के लिए भारी गंभीर समस्या है। देखो वंशवाद क्या होता है, जैसे कि मान लेते हैं कि हम मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, हमारी डेथ हो गई, हमारी क्या कोई डेथ हो गई, तो हमारे मुख्यमंत्री हम विधायक हैं, मान लेते हैं हम क्या विधायक हैं, ठीक है, विधायक मान लेते हैं, सपोज हम विधायक हैं, और क्या किसी कारण से हमारा निधन हो गया, तो क्या होती, हमारी सीट खाली हो गई, तो हमारे सीट पर वो कौन रहेगा, तो हमारे बेटा आएगा या फिर हमारी बेटी आएगी, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता है। तो वही क्या होता है, वंशवाद होता है। हमारे यहाँ किसी दूसरे को टिकट नहीं, हमारे बेटे को ही टिकट दिया जाएगा, हमारे घर के जो परिवार उन्हीं को टिकट दिया जाए, तो उसे कहते हैं वंशवाद कहते हैं। और एक लोकतंत्र बहुत बड़ी समस्या है। चलो आगे बढ़ते हैं कि शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि किसे कहते हैं। शुष्क कृषि उसे कहते हैं जहाँ वर्षा का औसतन 5 सेंटीमीटर से कम होता है। देखो जहाँ पर वर्षा जो 5 सेंटीमीटर से कम होगा उसे हम कहते हैं शुष्क कृषि। और आर्द्र कृषि किसे कहते हैं, आर्द्र कृषि उसे कहते हैं जहाँ औसतन वर्षा 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होता है, उसे हम कहते हैं आर्द्र कृषि कहते हैं। तो शुष्क कृषि किसे कहते हैं, तो जहाँ पर औसतन 5 सेंटीमीटर से कम वर्षा हुआ शुष्क है, और जहाँ पर 100 सेंटीमीटर से 200 तो उसको कहते हैं आर्द्र कहेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये देखिए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सामने लाए हैं। अगला क्वेश्चन है कि विकसित देश तथा अविकसित देश में अंतर लिखें। देखो विकसित देश तथा अविकसित देश में बहुत अंतर है, बहुत अंतर, निम्नलिखित अंतर है। पहला अंतर क्या है, देखो विकसित देश का प्रति व्यक्ति की आय अधिक होता है, जैसे कि अमेरिका क्या विकसित देश है, जापान क्या विकसित देश है, तो सऊदी अरब का विकसित देश है, लेकिन हमारा देश क्या विकसित उतना नहीं है। तो विकसित देश के प्रति व्यक्ति की आय क्या अधिक कम होती है। तो विकसित देशों के लोग जीवन स्तर ऊंच होता है, और अविकसित देशों के लोगों के जीवन स्तर क्या होता है, निम्न होता है। देखो विकसित जो देश के लोग रहेगा उसके जीवन स्तर हाई लेवल मतलब जिएगा, वहाँ पर हर कोई अच्छा सा हर कोई फोर व्हीलर चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, जो विकसित देश नहीं होगा क्या होगा, वो सब साइकिलें पर चल खसुरा, साइकिलें पर तो चलो, लेकिन हमारे सब क्या चलेगा, तो BMW चलेगा, तो सफारी भी चलेगा, स्कॉर्पियो चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, तो जो विकसित देश नहीं होगा उन लोगों का जीवन क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। और ये लिख सकते हैं कि विकसित देश के जैसे में हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान। लेकिन अविकसित देश में क्या हो जाएगा, अविकसित में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश लिख सकते हैं जैसे में, ठीक है। खूनी रविवार क्या है, ओहो बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, मन खुश हो गया क्वेश्चन करके। देखो खूनी रविवार क्या है, तो 1905 में रूस और जापान की युद्ध हुआ, जिसमें रूस की बुरी तरह पराजय हुई, मतलब हार गई, रूस का बुरी तरह से हार गई। इस पराजय से रूस का आर्थिक हालत खराब हो गई, आर्थिक हालत क्या बहुत खराब हो गई, और उसमें क्या क्रांति हो गई। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1905 ईस्वी में लोगों के एक समूह रोटी दो के नारे के साथ सड़क पर उतरने लगी। कौन से समूह, तो रोटी दो सड़क पर उतरने लगी, प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन करते हुए वो लोग सेंट पीटर्स स्थित महल की ओर जाने लगे। एक वह महल था जिसका नाम क्या था, सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जाने लगे। लेकिन जार की सेना ने उन्हें निहत्थे लोगों पर गोली चला दिया, जिसमें हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। और उस दिन
कौन था? उस दिन का दिन था कौन? रविवार। इसीलिए उस तिथि को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। ठीक ना? क्या हुआ था? तो 1905 में रूस और जापान के युद्ध हुआ था। उसमें रूस का पूरी तरह से हार गया और हारने के बाद रूस की स्थिति बहुत खराब हो गई, जिसके कारण क्या, लोग पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तब 1905 में एक समूह जिससे हुआ, एक पार्टी जो बना कि रोटी दो के नारे के साथ क्या हुआ, वहाँ के जो एक राजा था उसके एक सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल था, उसके लोग जाने लगे। लेकिन जो जार की सेना है, जो जार की सेना, तो उका किए तो उन्होंने निहत्थे वहाँ पर गोली चलने लगी। तो गोली चलेगा तो जाहिर सी बात है कि जो लोग के हाथ में कुछ नहीं तो मरेंगे ही मरेंगे। बहुत लोग का मरे गए। तो उस दिन का दिन क्या था? रविवार। इसलिए उस दिन का नाम रखा गया कौन सा? खूनी रविवार। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन, नगर निगम के मुख्य कार्यों को वर्णन करें। देखिए, नगर निगम मुख्य कार्यों को वर्णन करें। नगर निगम नागरिकों का स्थानीय आवश्यकताओं एवं सुख सुविधाओं के अनेक कार्य करता है। नगर निगम के प्रमुख निम्नलिखित कार्य हैं। नगर निगम, जो लोग शहर में रहते हैं, जैसे हम लोग आरा शहर में रहते हैं, तो आरा शहर क्या एक नगर निगम है। उसका कार्य क्या क्या है समझते हैं। देखो, नगर निगम कार्य क्या होता है? नगर निगम नगर के क्षेत्र में नालियाँ, पेशाबखाना, शौचालय आदि का निर्माण करता है। उसके बाद कूड़ा करकट तथा गंदगी को सफाई करवाता है। उसके बाद पीने की पानी का प्रबंध करता है। उसके बाद गलियों, पुलों एवं उद्यानों की सफाई और निर्माण करता है। उसके साथ आग बुझाने का कार्य करता है। ठीक ना? तो यही सब क्या है, नगर निगम कार्य है। उसके बाद लिख देंगे दो और कि कल्याण केंद्र जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम केंद्र की स्थापना कर और देखभाल का कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ ये दो और काम करता है, जन्म मृत्यु का पंजीकरण भी करता है। तो नगर निगम यही है। नगर निगम में क्या क्या हो जाएगा आप समझ सकते हैं। नगर में क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो नगर निगम नालियाँ, गलियाँ एवं पेशाब खाना इत्यादि का निर्माण करता है। उसके बाद कूड़ा करकट की सफाई कराता है, रोड साफ करवाता है, पीने के पानी प्रबंध करता है, गली पुल जितना भी छोट मोट कार्य होते हैं शहर का, वही नगर निगम करता है। गली वली सब बनवाता है, यही सब आग बुझाने का कार्य करता है। ठीक है, चलो अच्छा क्वेश्चन का और हो गया हम लोग की तरफ से। अगला क्वेश्चन क्या है कि दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? दांडी यात्रा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? देखो, दांडी यात्रा के उद्देश्य तट पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर सरकार को बताना था कि नमक पर टैक्स बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का संवेदना था। देखो, दांडी यात्रा क्या था? तो दांडी यात्रा का उद्देश्य मुख्य यह था कि समुद्र तट पर पहुंचकर, सबसे पहले कहाँ पहुंचना है? समुद्र पर। और वहां से पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक के कानून का उल्लंघन करना और उस पर जो टैक्स लग रहे हैं उस टैक्स को हटाना, उस कर को हटाना और उस टैक्स को बताना क्या क्या गलत फैसला है। और साथ ही सरकार के खिलाफ कैसे एक आंदोलन की शुरुआत भी करने का संकेत था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपको पूछा एग्जाम में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि समुद्र तट पर पहुंच करके समुद्र के पानी से नमक बना करके नमक का कानून के उल्लंघन करके सरकार को बताना था कि नमक पर कर बढ़ाना अनुचित फैसला है। साथ ही यह सरकार के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत का भी संकेत देना था। देखो, जो भी क्वेश्चन है बहुत एकदम क्या इसको बोलते हैं, बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन है, बहुत आसान अपना भाषा में क्वेश्चन है। इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है कि पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद, देखो, पूंजीवाद एक ऐसी राजनीतिक आर्थिक व्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। पूंजीवाद में सरकार की अवधारणा का विरोध होता है, उसे हम पूंजीवाद कहते हैं। देखो, पूंजीवाद क्या होता है? पूंजीवाद क्या है? एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है, जैसे कि जियो क्या है? पूंजीवाद है, जिसमें निजी संपत्ति या निजी लाभ का अवधारणा को मान्यता दी जाती है। जियो का जो मान्यता है सरकार ने दे दी है, केंद्र सरकार ने, कि ना जो तुम्हारा जियो है तो अपना चला मुकेश अंबानी। पूंजीवाद में यही होता है कि पूंजीवाद की एक राजनीतिक अर्थव्यवस्था है जिसमें निजी संपत्ति तथा निजी लाभ की अवधारणा को मान्यता दी जाती है। निजी मतलब प्राइवेट संपत्ति अब कहें, और उसकी अवधारणा की मान्यता दी जाती है। और पूंजीवाद में सरकारी अवधारणा का विरोध होता है। अगर पूंजीवाद है वहाँ पर कोई सरकारी अवधारणा हो रही तो उसका विरोध होगा, और इसे हम क्या पूंजीवाद कहते हैं। ठीक है, बहुत शॉर्ट तरीका है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पूंजीवाद देश का उदाहरण क्या? अमेरिका है।
सबसे सर्वोत्तम क्या है? अमेरिका है। हाँ, क्वेश्चन नंबर यह है कि चिपको आंदोलन क्या है और यह कब हुआ था? देखेंगे ध्यान से। चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक में आरंभ हुआ। कब? 1970 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में शुरू हुआ था। यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए ग्रामीण लोगों ने पेड़ों से चिपक कर आंदोलन किया, और इस आंदोलन को हम क्या कहते हैं? चिपको आंदोलन कहते हैं। क्या हुआ चिपको आंदोलन? तो 1907 के दशक में उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में, ध्यान देना, चिपको आंदोलन कब हुआ? 1970 में। यहाँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, चिपको आंदोलन किस जिले में हुआ था? तो गढ़वाल जिले। कहाँ पर था? उत्तराखंड में। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1970 के दशक से उत्तराखंड के गढ़वाल जिले से शुरू हुआ था, और यह एक पर्यावरण रक्षक आंदोलन है। इस आंदोलन में पेड़ों को काटने से बचाने के लिए जो ग्रामीण लोग थे वहाँ के, पेड़ों जगह चिपक गए। उनका कहना था कि पहले हमको काटो तब पेड़ों काटना। तो पेड़ों को काटने से बचाया, जिसे चिपको आंदोलन कहते हैं। जाहिर से जब कोई पेड़ से तो थोड़ा काटेगा, आदमी को थोड़ा काटेगा, इसीलिए क्या करते हैं? उसे हम चिपको आंदोलन कहते हैं। हाँ, देखो, चिपको आंदोलन के पिता या प्रणोता, चिपको आंदोलन के पिता या प्रणोता किसको कहते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा को माना जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा को। देखा, चिपको आंदोलन के पिता किससे कहते हैं? तो सुंदर बहुगुणा को। यह चिपको आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो किसने कराई? तो सुंदर बहुगुणा। अगले क्वेश्चन की प्रति व्यक्ति आय क्या है? देखिए, प्रति व्यक्ति आय क्या है? इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है। प्रति व्यक्ति आय क्या है? तो किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब उस देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल बचता है, उसे देश की प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। देखो क्या है, करे किसी देश की, यहाँ पर भागफल होगा, शेषफल में भागफल होगा, शेषफल नहीं। करे किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय में जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो भागफल आता है उससे हम कहते हैं राष्ट्रीय। इससे देखो, एक तरह से ये औसत है। औसत पढ़े होंगे कि 5 व्यक्तियों की आय कितना है? 50 रुपया, 40 रुपया, 30 रुपया है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या, प्रति व्यक्ति की आय क्या होगी? इसका औसतन निकाल देंगे। इसका औसतन निकाल जोड़ के 40 से भाग देंगे, बस क्या हो जाएगा? जो आएगा वहीं क्या प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। तो वहीं क्या करते हैं कि पहले पूरे किसी देश का, मानते भारत है तो भारत देश के कुल जितना राष्ट्रीय आय है उसको रखेंगे, और उसमें क्या करेंगे? कुल जनसंख्या जितना है, कुल जनसंख्या से भाग देंगे, और जो भागफल आता है, जो भागफल आता है वहीं क्या है? देश के प्रति व्यक्ति आय है। कुछ इसमें पॉइंट दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय जिस देश की अधिक होगी उस देश उतना ही विकसित होगा। जाहिर सी बात है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होगा वह देश ज़्यादा विकास करेगा। और भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 10,534 रुपया है, महीना है। यानी कि 10,534 रुपये पर महीना प्रति व्यक्ति की आय। भारत में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय किस राज्य की? तो गोवा के। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया तुमको क्वेश्चन है। अब पूछा यहाँ से ये क्वेश्चन कि बिहार में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति की आय किस जिले की है? तो पटना की। कहाँ की? पटना की। कहाँ की? पटना की। भारत में पूछेगा किस राज्य सबसे अधिक है? तो गोवा की। पूछेगा बिहार में किस जिला की सबसे अधिक है? तो पटना की। ठीक है, और कितना आय है? तो 10,534। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, लेकिन यहाँ वो क्वेश्चन आ गया कि भूकंप और सुनामी में अंतर स्पष्ट करें। ये भी क्वेश्चन लिख देंगे। भूकंप अगर पूरे लिख देंगे इसका अंतर पे, और सुनामी पूरे लिख देंगे, कम हो जाएगा आपका। यहाँ से 3 क्वेश्चन आपका बन गया है। भूकंप क्या है, सुनामी क्या है, भूकंप सुनामी में अंतर क्या है। देखो, भूकंप क्या होता है? तो भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। भूकंपीय कंपन का केंद्र जब स्थल खंड पर होता है उसे भूकंप कहते हैं। और ये सुनामी क्या होता है? तो भूकंपीय कंपन के केंद्र जब महासागर के तली में होता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन ही पूछता है कि भूकंप कहाँ आता है? जल पर, स्थल पर। तो कहाँ पर? स्थल पर। कहाँ पर? स्थल पर। कहते सुनामी कहाँ आता है? तो सुनामी कहाँ आता है? महासागर में आता है। ठीक है, देखो यहाँ से भूकंप का संबंध कहाँ से? तो स्थल भाग से। कहाँ से? स्थल भाग से। सुनामी का संबंध कहाँ से? तो जल भाग से। भूकंप का प्रभाव कहीं भी पड़ सकता है, लेकिन सुनामी प्रभाव हमेशा कहाँ पड़ता है? किनारों पर पड़ता है। कहाँ पर? किनारों पर। सुनामी जब भी उठेगा तो उसका प्रभाव कहाँ मिलेगा? समुद्र के वो किनारे मिलेगा। ठीक है,
आपदा क्या है, यह कितने होते हैं। देखो, आपदा बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना जिनका तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्रकृति, संपदा, मानव जीवन एवं संपत्ति पर पड़े तथा जिससे जान माल की क्षति हो, उसे क्या आपदा कहते हैं। देखो, जैसे कि अभी हम लोग के सामने एक तरह से एक और आपदा आया है जिसको हम नाम दे सकते हैं कोरोना। कोरोना क्या है? कोरोना जो है एक तरह से तत्काल प्रभाव डाला, यह प्रकृति पर भी प्रभाव डाला, जैसे मानव जीवन पर भी, उसकी संपत्ति पर भी प्रभाव डाला, जिससे जान माल की बहुत अच्छी हानि हुई। ये भी क्या एक तरह से आपदा का अच्छा उदाहरण है। तो आपदा क्या है? तो आपदा बहुत ही कम समय में घटने वाली ऐसी दुर्घटना है जिनके तत्काल प्रभाव पर्यावरण, प्रकृति, संपदा, मानव जीवन तथा संपत्ति पर पड़े, उससे क्या कहते हैं, तथा जिससे जानवर की अपार क्षति हो, जिससे जानवर की अपार हानि हो, उससे क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक आपदा और एक होता है क्या, मानव निर्मित आपदा। एक प्राकृतिक आपदा जिससे क्या बोल सकते हैं तो प्राकृतिक आपदा में क्या हो जाएगा, भूकंप, सुनामी, ये सब प्राकृतिक है। लेकिन मानव निर्मित आपदा क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका क्या, मानव निर्मित आपदा में आतंकवाद, ये सब क्या हो जाएगा, मानव निर्मित आपदा है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र कौन से क्या क्या आता है। तो यहाँ देखो, यहाँ सब क्वेश्चन का फिक्स है बाबू, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव चाहे सब्जेक्टिव, आना तय है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र मुख्यतः कृषि आता है। जैसे कृषि किस क्षेत्र में आते हैं, तो किस क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। इसके साथ पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन भी कहाँ आते हैं। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के जीवन है वो सब के सब कहाँ आएंगे, तो प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। सिंपल भाषा में समझे तो जो भी ग्रामीण क्षेत्र में होता है, मछली पालन, बकरी पालन, ये सब के सब जो होगा क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। ओके, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, तो द्वितीय क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। मतलब जो कंपनी वाला जगह है उसको द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें खनिजों को निकाला जाता है तो उससे उपयोगी वस्तुओं को बनाया जाता है, यानी जो भी कंपनी वाला काम होगा वो सब के सब क्या हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा। कहाँ पर, द्वितीय क्षेत्र में। तो क्वेश्चन आता है कि औद्योगिक क्षेत्रों को क्या कहते हैं, तो औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। कौन सा, द्वितीय क्षेत्र। अगला क्या है, तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र क्या है, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र कहते हैं सेवा क्षेत्र, और सेवा के क्षेत्र में तीन सेवा के क्षेत्र को हम तृतीय क्षेत्र कहते हैं। इसमें बैंकिंग, बीमा, परिवहन, व्यापार, नौकरी इत्यादि सब आते हैं। जो टीचर है वो भी, जो शिक्षक स्कूल पढ़ाते हैं वो भी क्या है, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। देखते हैं जो छोट मोट नौकरी कर रहे हैं सब के सब क्या है, तृतीय क्षेत्र में आ जाएंगे। जो बैंकिंग में काम करते हैं, बीमा में काम करते हैं, परिवहन में काम करते हैं, वो सब कहाँ, तृतीय क्षेत्र में। जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा प्रथम, द्वितीय और क्षेत्र। प्रथम में क्या होता है, प्राथमिक में तो हो जाएगा कृषि या गांव संबंधित जो भी काम हो जाएगा। द्वितीय में क्या हो जाएगा, तो कंपनी वाला। तीसरा में क्या हो जाएगा, तो छोट मोट नौकरी वाला। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में प्रमुख 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम लिखे भारत के। देखो, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय 4 हवाई अड्डों के नाम यहाँ पे इस प्रकार है। पहला है आपका दिल्ली का हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दूसरा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, कोलकाता। तीसरा क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महाराष्ट्र एंड मुंबई। और एक है अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कहाँ पर, चेन्नई। तो भाई ऐसा कुछ क्वेश्चन ही पूछता है कि अन्ना दुरई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, मुंबई, चेन्नई, पटना, दिल्ली। तो कहाँ पर, चेन्नई में। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। करें कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। तो भारतीय कृषि की 5 प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं। पहली विशेषता क्या है, तो भारतीय कृषि आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 80% लोग कैसे कृषि से जुड़े हैं। तो भारत में करीब 80% लोग ऐसे जो कैसे कृषि से जुड़े रहते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या के लिए भोजन कृषि से ही प्राप्त होता है। यहाँ उद्योगों के लिए कच्चे माल कृषि से ही प्राप्त होता है। राष्ट्रीय आय में भारतीय कृषि का प्रमुख योगदान है। देश की 24% आय कहाँ से, कृषि से है। देश की जो 24% आय है वो कहाँ से, कृषि से है। ओके, यहाँ की जलवायु, मिट्टी, धरातल में विविधता पाई जाती है, जिसके कारण फसलों में विविधता भी पाई जाती है। ओके, तो क्वेश्चन आएगा कि भारतीय कृषि के 5 विशेषताओं लिखित आंसर लिख दीजिएगा, कोई किसी को दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है।
राष्ट्रवाद क्या होता है? राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक या सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों को एकता की वाहक बनाती है, एकता रहने के लिए प्रेरित करती है। उससे क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक सांस्कृतिक सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के एकता का वाहक बनती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग क्या है कि आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है, कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लोकतंत्र आतंकवाद के लिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, कैसे? लोकतंत्र आतंकवाद निश्चित ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है। किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बड़ा ही अभिशाप है। यह विकास के कार्य में बहुत बड़ा बाधा है। लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। लोकतंत्र एक स्थिर शासन का पहचान है, जबकि आतंकवाद एक अस्थिरता आतंकवाद का पहचान है। आतंकवाद कब कहाँ क्या कर दे इसका कोई पता नहीं होता है। लेकिन भारत आतंकवाद से क्या ग्रसित देश है। इसमें बहुत बड़े बड़े देश भी परेशान हैं, जिसे अमेरिका के लिए आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखो आतंकवाद से क्या होता है। आतंकवाद निश्चित ही लोकतंत्र के लिए चुनौती है, क्योंकि किसी भी देश के लिए आतंकवाद एक बहुत बड़ा अभिशाप है, एक बहुत बड़ा क्या है, उसका बाधा है। जब विकास का कार्य होगा तो वहाँ बाधा डलबे करेगा। लोकतंत्र और आतंकवाद दोनों कभी एक साथ नहीं चल सकते हैं। लोकतंत्र स्थिर शासन का पहचान है, जबकि आतंकवाद अस्थिरता का पहचान है। अस्थिरता मतलब क्या होता है कि देखो जो लोकतंत्र होगा वो क्या करेगा, अपने देश को सिर्फ आगे विकास कराए, लेकिन क्या आतंकवाद करेगा, उसको अस्थिरता लाएगा, मैंने विकास नहीं उसको विनाश करने लग जाएगा। तो आतंकवाद कब कहाँ क्या कर दे कोई भरोसा नहीं होता है। आतंकवाद भारत भी जो कि आतंकवाद से ग्रसित देश है, और यह बड़े बड़े देशों को इससे क्या परेशान है। इसमें अमेरिका भी क्या है, शामिल है। ओके, अगला हरित क्रांति से क्या समझते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मार्लो छप्पल है हरित क्रांति से क्या समझते हैं? देखिए हरित क्रांति भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई की सुविधा, आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग और रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोन उत्पादन होने लगा। कृषि में आई इस बदलाव को हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति के प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ रहा है। करेगा हरित क्रांति क्या है, सुनिएगा ध्यान से फिर से बार। हरित क्रांति क्या है? तो भारत में क्रांतिकारी कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। जो भारतीय कृषि में जो विकास होगा, क्रांतिकारी विकास होगा, उसे हरित क्रांति कहते हैं। इसमें नई नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई की सुविधा की गई, आधुनिक कृषि उपकरण का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, भारतीय कृषि में उत्पादन होने लगा। कृषि में आई इस बदलाव का कहते हैं हरित क्रांति कहते हैं। ठीक है ना। और हरित क्रांति का सबसे अधिक कहाँ प्रभाव पड़ा है? तो गेहूं पर पड़ा है। क्यों? देखो गेहूं पर, कहाँ पर? गेहूं पर। देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिश्रित मीन्स क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित क्या होता है? मिला हुआ। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी व्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अस्तित्व होता है, अर्थात जिससे निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के साथ साथ मिलकर चलते हैं, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के दोषों को मुक्त करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। देखो एक समझ बात, और जो भारत में अर्थव्यवस्था वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसे? क्योंकि जो जिनके निजी कंपनी है वो भी अपना रोजगार दे रहे हैं, और एक तरह से जो सरकारी है वो भी एक तरह से। तो पूंजीवादी और समाजवाद ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का अस्तित्व होता है, मतलब कि देश के लिए दोनों का विकास में होता है काम, तो उसे कहते हैं क्या चीज? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थात जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र साथ साथ मिलकर चलते हैं। जैसे कि भी देखेंगे आप लोग, तो जियो, सिंपल भाषा में जियो लेंगे। जियो क्या है? एक निजी क्षेत्र है, एक निजी विकास का एक स्तर है। तो यहाँ से भी लोग क्या हो रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक जियो भी अपना रोजगार दे रहा है, और एक अपना सरकारी अपना रोजगार दे रहा है, सार्वजनिक भी।
तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था इसमें पूंजीवादी भी लोगों और समाजवादी दोनों का अस्तित्व होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों के दोषों को मुक्त करके मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाया गया है। और भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस प्रकार अर्थव्यवस्था है, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ओके, अगला क्वेश्चन, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र और गुजरात के अग्रणी राज्यों क्यों है। देखो, कपास के उत्पादन में महाराष्ट्र एवं गुजरात अग्रणी राज्य क्यों है, तो महाराष्ट्र एवं गुजरात में काली मिट्टी क्या अधिक पाई जाती है। यह मिट्टी काफ़ी उर्वरक होती है और यह अशुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए अच्छी मिट्टी मानी जाती है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कपास के उत्पादन महाराष्ट्र एवं गुजरात अग्रणी राज्य है। देखो क्या होता है कि यह जो होता है काली मृदा, जो कपास होता है उसका सबसे सर्वाधिक उपजाऊ कहाँ होता है, तो काली मृदा के लिए सबसे जो उपजाऊ फसल होता है क्या होता है, कपास होता है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि वो जो मिट्टी अशुष्क क्षेत्रों के लिए काफ़ी अच्छी मिट्टी मानी जाती है और काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। यही कारण है कि कपास के उत्पादन के लिए महाराष्ट्र और गुजरात अग्रणी राज्य है। मुस्लिम लीग क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के क्या उद्देश्य था, देखो मुस्लिम लीग का निम्नलिखित उद्देश्य था। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी। एक नंबर छाप लो, एक नंबर छाप लो बेटा, छापा ले तुम्हारा, ये छाप लो एक नंबर। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को। इसका उद्देश्य था कि मुस्लिमों के लोगों को हितों की रक्षा करना, उनकी नींव ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। किसने कहा था, देखो मुस्लिम लीग के निम्नलिखित उद्देश्य थे। सबसे पहले मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 30 दिसंबर 1906 को हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मुस्लिम लोगों के हितों की रक्षा करना, उनकी रक्षा करना, और इसकी नींव ढाका के, कहाँ के, बांग्लादेश के ढाका राजधानी है। बांग्लादेश राजधानी क्या है, ढाका है। बांग्लादेश राजधानी क्या है, ढाका है। तो ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने रखी थी। इसका उद्देश्य मुसलमानों को सरकारी सेवा में उचित स्थान दिलाना था तथा न्यायाधीश के पद पर मुसलमानों को भी जगह दिलाना और विधान परिषद के अलग अलग निर्वाचन मंडल बनाना एवं काउंसलिंग में उचित जगह मिलाना। अगला क्वेश्चन हम लोग है कि सरकारी सेवा किसे कहते हैं। देखो, जब देश या राज्य की सरकार लोग काम को बदले मासिक वेतन देती है तो उसे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है। इसी को कहते हैं सरकारी सेवा कहते हैं। देखो सरकारी सेवा क्या होता है कि लोग जाते हैं फौज में जाते हैं, बैंकिंग में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, तो ये सब जितना भी कार्य है, सिपाही में जाते हैं, तो यही सब क्षेत्र क्या है, सरकारी सेवा कहा जाता है। जब हम काम करते हैं और काम करने में सरकार हमको चाहती है, खुद सरकार पैसे देती है, क्या है, सरकारी सेवा। वही क्या है, सरकारी सेवा। तो जब देश या राज्य की सरकार लोगों को काम के बदले मासिक वेतन देती है तो उससे विभिन्न क्षेत्रों में काम लेती है और इसी सेवा कहते हैं सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा में सैन्य सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्त, बैंकिंग इत्यादि। अगला क्वेश्चन, कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है। कृषि जनित उद्योग से क्या तात्पर्य है, ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उससे क्या कहते हैं, कृषि जनित उद्योग कहा जाता है। देखो क्या होता है कृषि जनित उद्योग, कृषि से जो उद्योग जो होता है, एक ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होता है। जैसे कि देखो, जो चीनी का उद्योग है वो किस पर आश्रित है, तो आपका गन्ना पर आश्रित है। जो टोमेटो सॉस जो होता है किस पर आश्रित है, टमाटर पर आश्रित है। जो कहेंगे हम लोग चिप्स किस पर आश्रित है, तो आलू पर आश्रित है। तो ऐसे उद्योग जो कृषि के उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन कृषि के क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कहते हैं कृषि जनित उद्योग कहते हैं। ओके, जैसे में चीनी उद्योग, टमाटर उद्योग। अगला क्वेश्चन क्या है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वैश्वीकरण बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो वैश्वीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ना ही वैश्वीकरण कहलाता है। इस व्यवस्था में वस्तुओं को
एक देश से दूसरे देश में आयात या निर्यात कर सकते हैं। इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। वैश्वीकरण के फलस्वरूप पूरा विश्व के बाजार या अर्थव्यवस्था हो जाती है। देखो क्या होता है, किसी देश की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। और इस व्यवस्था में देश की वस्तुओं को दूसरे देश में बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। एक वस्तु को दूसरे में बेच सकते हैं या उस देश वाली वस्तुओं को खरीद सकते हैं। तो इस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और ये एक तरह से क्या होता है, पूरे विश्व का एक बाजार होता है और इसी व्यवस्था को कहता है तो वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, ये तो वैश्वीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि सुखाड़ के जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कौन है? देखो सुखाड़ के जिम्मेवार जो है वह निम्न है। सुखाड़ के जिम्मेवार के कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहले क्या है, सुखाड़ क्यों होता है? सुखाड़ कारण क्या है? सुखाड़ क्यों आएगा? सुखाड़ कहाँ पाता है? कारण क्या है? पहले वनों कटाई हो रही है। दूसरा क्या है, घरेलू ईंधन जलाने के लिए उत्पन्न वायु प्रदूषण। घरेलू ईंधन जलाने के लिए उसमें वायु प्रदूषण हो रहा है। उसके साथ भूमंडलीय ताप में वृद्धि हो रही है। अनियमित वर्षा, मतलब कि बिना नियम वर्षा हो रही है। वर्षा जल का संग्रहण न होना, ये सब के सब क्या है? तो ये सब सुखाड़ क्या है? निम्नलिखित कारक हैं। सुखाड़ के निम्नलिखित कारण है। पहला कारण क्या है कि वनों की कटाई। दूसरा क्या है, घरेलू ईंधन जलाने पर वायु प्रदूषण, भूमंडलीय ताप में वृद्धि, अनियमित वर्षा, वर्षा जल का संग्रहण नहीं होना। यही सब क्या है, उसका मुख्य कारण है सुखाड़ का। अगला क्वेश्चन, गुप्त मतदान क्या है? गुप्त मतदान। गुप्त मतदान क्या होता है? मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी के चुनाव चिन्ह पर बटन दबाकर अपना मत देते हैं और यह मतदान गुप्त रहता है, इसीलिए इस मतदान को गुप्त मतदान कहते हैं। जो भी मतदान होता है सब सबका गुप्त मतदान होता है। जाएंगे आप, बैलेट पेपर रहेगा, ईवीएम रहेगा, उसमें आपका जो दिखेगा प्रत्याशी का जो आपका चुनाव चिन्ह है, उस पर बटन रहेगा, क्लिक किए बस आ गया। तो वो सब गुप्त हो गया, मतलब गुप्त बात में गए अपना देखा क्या है, न कोई देखा ना कोई देखा। तो जो ही मतदान होता है गुप्त मतदान होता है। तो गुप्त मतदान क्या है? मतदाता प्रत्याशियों के बीच अपने पसंद के प्रत्याशी को चुनाव चिन्ह पर बटन दबा करके अपना मत दे करके देता है और यह मतदान गुप्त रहता है, इसलिए इसको क्या गुप्त मतदान कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही हम लोग करेंगे और अगले वीडियो में इससे रिलेटेड और भी SST के सामाजिक विज्ञान का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा करेंगे। ठीक ना, सामाजिक विज्ञान बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किए हैं और आई होप इतना क्वेश्चन से बहुत क्वेश्चन लड़ने वाला है। जितना क्वेश्चन कराए हैं आपका इसमें से कम तो 4 से 5 क्वेश्चन तक वो लड़ना ही चाहिए, एकदम कन्फर्म है बाबू। क्योंकि जो भी क्वेश्चन निकालेंगे या निकाल अच्छा से क्वेश्चन है, वो टूला अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलना और दोस्तों एक लाइक करके ही जाना। मिलते हैं वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।